कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो उप सह संयोजक यौगिक कौन से होंगे, इनको समझने के लिए पहले हम यहां पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, हमारे पास में कुछ कंपाउंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। योगात्मक यौगिक। एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई भी दो सिंपल सॉल्ट, ठीक है, कोई भी दो सरल लवण सिंपल सॉल्ट 1 प्लस सिंपल सॉल्ट 2 आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे योगात्मक यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां पर समझें, हमारे पास में पोटेशियम सल्फेट है और ये पोटेशियम सल्फेट जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यहां पर हमें जो यौगिक प्राप्त हुआ वो हुआ K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24H2O। ये जो यौगिक बना, यह यौगिक एक योगात्मक यौगिक है क्योंकि इसमें हमने दो सिंपल सॉल्ट को ऐड किया है। ये जो यौगिक बना, इस यौगिक का नाम पोटैश एलम है, जिसे हिंदी में फिटकरी कहा जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास FeCN4 है, पैरीसाइनाइड, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चे कि हमारे पास में यहाँ पे FeCN2 है और इसको मैं KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करता हूं। तो दो सिंपल कंपाउंड है, दोनों को मैं एक साथ मिक्स करने वाला हूं। तो मुझे यहां पर एक यौगिक मिला K4FeCN6, जिसमें हमने 4 KCN को यूज किया। तो यहां पर हमें दो एडिशन कंपाउंड मिले हैं, एक मिला पोटैश एलम और दूसरा मिला K4FeCN6। अब ये जो दो योगात्मक यौगिक हमें मिले, इन योगात्मक यौगिक को हम यहां पर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हमारे पास में वे यौगिक हैं जैसे अगर हम पोटैश एलम की बात करें तो पोटैश एलम को डिसॉल्व करने पर यह अपने रेस्पेक्टेड आयंस में ब्रेकअप हो जाता है, यानी पोटैश एलम यानी फिटकरी ने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। तो इसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस किया, यानी अब ये कंपाउंड पहले जैसा नहीं रहा और ये यहां पर सिंपल आयंस में ब्रेक हो गया, या हम कह सकते हैं कि सिंपल आयन में आयोनाइज हुआ।
इस तरह के मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं और जो या द्विक लवण कहा जाता है। तो एक वो कंपाउंड हुए जो आयोनाइज होके अपने सिंपल आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। दूसरे कंपाउंड कौन से हैं? अगर मैं K4FeCN6 की बात करूं तो यह आयनीकृत होके हमें 4K प्लस FeCN6 4 माइनस प्रदान करता है। तो इसका मतलब यहां पर जो आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस इन आइडेंटिटी। और इसमें हमें दो प्रकार के आयन मिले। एक है हमारे पास में सिंपल यानी सरल आयन और दूसरा हमें मिला यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड या सच एडिशन कंपाउंड which gives simple ion and complex ion, they are known as complex salt. तो इनको हम complex salt या जटिल लवण कहते हैं। और इन्हीं को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। तो जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बने, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड दो तरीके के हो सकते हैं। पहले वो जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेंगे और सिंपल आयंस में टूट जाएंगे, जिनको डबल सॉल्ट कहा जाएगा। और दूसरे कंपाउंड वो हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, और ऐसे कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या जटिल लवण कहते हैं। और इन्हीं को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो अगर हम किसी भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो इनको बाकी कंपाउंड से अलग करते हैं। जैसे अगर कभी भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हैं तो हम यहां पर M लिखेंगे, L लिखेंगे, इसके सबस्क्रिप्ट में N आएगा, इसको हम कोऑर्डिनेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और इसके ऊपर एक चार्ज या एक आवेश को इंडिकेट करते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये M, L, N किस चीज को प्रदर्शित करते हैं ये पहले समझना जरूरी है। तो अगर हम बात करें यहां पर M की, तो M होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। L जो है इसको लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड वो स्पीसीज है, वो एटम ग्रुप है जो इस सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा, इसलिए इस मेटल एटम को लुईस एसिड माना जाता है। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये मेटल एक लुईस एसिड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है उसे लुईस एसिड कहा जाता है। और कोई भी स्पीसीज या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर तभी ग्रहण कर सकता है जब उसके पास में कुछ खाली ऑर्बिटल हो। इसका मतलब इस मेटल एटम के पास में यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगी।
तो यूजुअली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं, वो मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं। एल हुआ लिगेंड। लिगेंड हुआ, इसका मतलब ये कौन है? ये वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दाता है, इसका मतलब कि ये कैसे होंगे? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इनके पास में भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो इन लिगेंड्स को हम लुईस बेस कहते हैं। तो हमने यहां पे समझा कि किसी भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन है जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, जो डी ब्लॉक का मेंबर है और उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं। एल यानी लिगेंड वो स्पीसीज हैं जो इस मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इसलिए इनको लुईस बेस कहा जाता है। अब ये जो लिगेंड है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, इनका बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। पहले हम समझते हैं यहाँ पे इस N को, ये N क्या है? तो ये जो N यहाँ पे लिखा हुआ है, ये N यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड को बताता है। जनरली कितने मोनोडेंटेट यानी एक दंतक लिगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़े हुए हैं, उसे नंबर ऑफ लिगेंड कहा जाएगा, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। यानी आप इसको उप सह संयोजन संख्या भी कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो उप सह संयोजन संख्या है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स की शेप को डिसाइड करती है कि उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी हो सकती है। वो लीनियर है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या जिसको कहा जाता है, या उप सह संयोजन संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल कहा जाता है, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम मेटल एटम या आयन और लिगेंड्स को रखते हैं। So coordination sphere is the entity in which metal atom or ion and ligands are enclosed. इस मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आने वाले चार्ज को, आवेश को हम चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और इस चार्ज की वजह से हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तीन तरीके से देख सकते हैं। एक है मेरे पास में पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहूंगा, जैसे हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दूसरा है हमारे पास नेगेटिव या एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे FeCN6 4-। और तीसरा है हमारे पास में न्यूट्रल या उदासीन कॉम्प्लेक्स, जैसे FeCO4। तो आप देखें यहां पर इस कॉम्प्लेक्स पर कोई भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में उप सह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल के साथ जो लगने वाले मोनोडेंटेट यानी एक दंतक लिगेंड की संख्या को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है। तो अगर हम N की बात करें तो N हुआ यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम
और आयन। और किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यह उस कॉम्प्लेक्स की शेप, उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे अगर हमारे पास में कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ठीक है, तो टेबल हम यहां पे बना रहे हैं, ये हमारे पास यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये इसका फॉर्मूला या सूत्र है, यहां पर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है, और इधर हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक टेबल यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब कि जो फॉर्मूला होगा वो होगा ML2। इस केस में जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मिलती है उसको हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री, या इसको हम रैखिक ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। एक रेखा में हमें दिखाई देगा। एग्जाम्पल है हमारे पास AgNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इससे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो रैखिक का मतलब कि अगर हम यहां पर मेटल को माने तो जो 2 लिगेंड हैं वो इससे कुछ इस तरीके से लगे होंगे। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लें, जिसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिख सकता हूं ML3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो यहां पर जो हमें ज्योमेट्री मिलती है वो हमें मिलती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी त्रिकोणीय समतल ज्योमेट्री हमें यहां पर मिलती है। उदाहरण के लिए हम यहां पर समझ सकते हैं AU P PH having a positive charge. नेक्स्ट है, अगर हमारे पास समन्वय संख्या 4 हो जाए तो इस समन्वय संख्या 4 में हम यहां पर जो फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा ML4। ध्यान रखना है कि अगर कभी समन्वय संख्या 4 है तो यहां पर 2 प्रकार की ज्योमेट्री हमें मिल सकती है। एक है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसको हम चतुष्फलकीय कहेंगे, जो मेटल लिगेंड के साथ में कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं PdCl4 2- या NiCl4 2-। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरी जो ज्योमेट्री मिलती है उसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहा जाता है, जिसको हिंदी में वर्ग समतल कहा जाएगा। तो इस केस में जो मेटल और लिगेंड है उसके बीच में 90 डिग्री के कोण पे एक वर्ग समतल के चारों कोनों पर लिगेंड लगा होता है। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं NiCN4 2-
या ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं अभी। ठीक है, तो ये हुआ यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब अगर हमारे पास समन्वय संख्या 5 है, तो समन्वय संख्या 5 में जिसका फॉर्मूला ML5 लिखा जाएगा, हमारे पास यहां पर जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। जिसको हिंदी में हम त्रिकोणीय द्वि पिरामिडी शेप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है FeCO5, CuCl5 3- आदि। तो अगर हम यहां पर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बात करें तो एक मेटल एटम है जो एक ट्रायंगल के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है और इसके परपेंडिकुलर अबव और बिलो द प्लेन यहां पर लिगेंड इससे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये एक ट्रायगोनल पिरामिड जैसा दिखाई देता है। यानी अगर हम इनको इस तरीके से आपस में जोड़ें तो यहां पर हमें ये एक ऊपर वाला पिरामिड, और ऐसे ही अगर हम नीचे भी इसको जोड़ रहे हैं तो एक ये पिरामिड नीचे भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा वो Ml6 बनेगा, और इस केस में जो ज्योमेट्री हमें मिलती है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय ज्योमेट्री मिलती है, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है CrH2O6 3+। तो अगर कभी ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो एक ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखिएगा, इसी स्क्वायर प्लेनर का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो यहां पे मेटल है, चारों कोनों पे 4 लिगेंड लगे हुए हैं और इसके परपेंडिकुलर अबव और बिलो यहां पर 90 डिग्री पे लिगेंड अरेंज होते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो मैं उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकता हूं और बता सकता हूं कि वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स किस ज्योमेट्री का बनेगा, उसमें लिगेंड का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितना बॉन्ड एंगल होगा, वो सब चीजें हम कोऑर्डिनेशन नंबर से बता सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास K4FeCN6 है, तो अगर हम इसमें से सारे लिगेंड हटा दें तो इस आयरन पे कितना चार्ज उपस्थित होगा, इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि अगर मैं यहां पर 4- लिख रहा हूं, ठीक है, 4- लिख रहा हूं, तो लिगेंड्स को हटाने के बाद में ये आयरन पे कितना चार्ज आपको दिखेगा, वो क्या होगी, इस आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। तो अगर मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना है तो इसको मैं X मान लूंगा। Cn
मुझे पता है इस पे -1 चार्ज होता है और 6 Cn यहाँ पे उपस्थित हैं और इसकी संकुल के ऊपर जो चार्ज है वो -4 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे +2 आएगी। तो यहाँ पे आयरन फेरस के फॉर्म में उपस्थित है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अगर कभी भी मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है तो वो हमेशा रोमन न्यूमरल में लिखी जाएगी और इसको पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। जैसे अगर मेरे को FeCl2 लिखना है तो मैं लिखूंगा आयरन, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं आयरन 2 क्लोराइड। और इस तरीके से अगर हम किसी का नाम लिखते हैं तो इसको स्टॉक नोटेशन कहा जाता है। दिस इज नोन एज स्टॉक नोटेशन। तो ये हमने यहां पर पढ़ लिया है कि हम किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में जान सकते हैं कि वो लिगेंड है, मेटल है या क्या है। अब अगर हम यहां पर लिगेंड की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो लिगेंड है इनका क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो हम इनका क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो अगर हम कभी चार्ज के बेस पे लिखते हैं तो लिगेंड 3 प्रकार के हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड नेगेटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड वो लिगेंड हैं जिनके ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। जैसे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड की बात करें, H2O। तो H2O में हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने लोन पेयर किसी मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है। हमें ध्यान रखना है इस H2O को हम एक्वा कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास NH3 है, अमोनिया, इसको हम अमीन कहेंगे। हमारे पास CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको आप बोल सकते हैं, तो इसको कार्बोनिल कहा जाएगा। NO है जिसको हम नाइट्रोसिल कहेंगे। EN है, EN स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइअमीन। यह भी एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पिरिडीन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, डाइमिथाइल हो सकता है। ये सब भी न्यूट्रल लिगेंड में ही कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव लिगेंड की बात करें तो पॉजिटिव लिगेंड में हमारे पास है NH4+, जिसको अमोनियम कहा जाएगा। हमारे पास है N2H5+, N2H4 हाइड्राजीन होता है, NH2NH2, इसको हाइड्राजीन कहते हैं। तो अगर यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, तो जो लिगेंड बना इसको हम कहेंगे हाइड्राजीनियम। ध्यान रखिएगा,
कभी भी अगर पॉजिटिव लिगेंड कोई आएगा तो उस पॉजिटिव लिगेंड में ईएम लगाया जाता है। Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, तो NH2 प्लस को एनिलीन कहते हैं, NH3 पॉजिटिव को हम एनिलीनियम आयन यानी एनिलीनियम लिगेंड कहेंगे। तो पॉजिटिव लिगेंड में हमेशा ईएम लगाया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो लिगेंड है वो मेरे पास में पॉजिटिव नेचर का है, यानी उसके पास में प्लस चार्ज प्रेजेंट है। अब अगर हम नेगेटिव लिगेंड की बात करें, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और मैक्सिमम हम लिगेंड को नेगेटिव या न्यूट्रल फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, अगर कोई लिगेंड आइड से खत्म होगा तो जब उसका नाम लिखा जाएगा तो उसको आइडो या ओ की फॉर्म में लिखा जाता है। समझिए कैसे? जैसे अगर मैं Cl माइनस की बात करूं तो Cl माइनस क्लोराइड है, तो इसको मैं लिखूंगा क्लोराइडो, या मैं इसको लिख सकता हूं क्लोरो। इसी तरीके से अगर हमारे पास Cn माइनस है, जिसको साइनाइड आयन कहा जाएगा, तो इसको हम साइनो या साइनिडो लिख सकते हैं। हमारे पास OH माइनस है, जिसको हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, तो इसको हम लिखेंगे हाइड्रोक्सो। इसी तरीके से अगर Br माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रोमो या ब्रोमिडो। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई नेगेटिव आयन है जिसके लास्ट में आइड आता है, तो जब उसका नाम लिखा जाएगा तो नाम लिखते हुए उसे हम आइडो या ओ लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, हमारे पास N3 माइनस है, जिसको नाइट्राइड कहते हैं, तो ये हो जाएगा नाइट्राइडो। या हमारे पास N3 माइनस है, जिसको एजाइड कहा जाता है, तो ये हो जाएगा एजाइडो। NH2 माइनस अमाइड है, तो ये हो जाएगा यहां पर अमीडो। तो अगर कहीं भी आइड आएगा तो आइड को हमें आइडो या ओ में परिवर्तित करना है। इसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट है वो मुझे याद रखना है, अगर कहीं पे 8 आता है तो इस 8 को हमें एटो में कन्वर्ट करके लिखना है। मतलब जैसे मेरे पास SO4 माइनस है, ये है सल्फेट, दिस इज सल्फेट। तो सल्फेट को हम लिखेंगे सल्फेटो। हमारे पास है फॉस्फेट, तो इसको हम लिख देंगे फॉस्फेटो। हमारे पास है CH3COO माइनस, जिसको एसीटेट कहा जाएगा, तो इसका नाम होगा एसीटेटो। इसी प्रकार से अगर हम बात करें NO3 माइनस की, जिसको नाइट्रेट कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई 8 वाला है तो उसको एटो लिखा जाता है। तीसरा है, अगर कोई आइट है तो उसको आइटो कर दिया जाता है। जैसे NO2 माइनस नाइट्राइट, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। SO3 माइनस सल्फाइट, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइटो। तो इस तरीके से हम नेगेटिव लिगेंड के नाम लिख सकते हैं। ये एक क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है जिसके आधार पर हम लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमने समझा कि लिगेंड न्यूट्रल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या तो फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। लिगेंड का एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है और उस क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लिगेंड्स को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। तो अगर हम डेंटिसिटी की बात करें तो डेंटिसिटी का मतलब है दंतुक। हिंदी में अगर हम कहें तो इसको हम बोलते हैं दंतुक। दंतुक का मतलब ये हुआ कि कोई भी लिगेंड के पास में कितनी ऐसी साइट हैं या कितने ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जिसके द्वारा वह मेटल एटम या आयन के साथ में बॉन्ड बना सकता है। तो इस डेंटिसिटी के आधार पर मुख्यतः हम 3 तरीके से लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास में मोनोडेंटेट यानी एक दंतक, बाइडेंटेट द्विदंतक या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, जिसको हम बहुदंतक कहेंगे, जिसमें ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा, हेक्सा इस तरीके के लिगेंड हम पढ़ेंगे। जैसे मोनोडेंटेट में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं Cl-, बाइडेंटेट में हम लिख सकते हैं ऑक्जेलेट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा डेंटेट के बारे में, लिगेंड्स के बारे में, डेंटिसिटी क्या है और हम लिगेंड को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर और डेंटिसिटी के बेस पे कौन कौन से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं या क्या इसके अलावा भी कोई और लिगेंड होते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।